तो अगर आपको बेटा मैकेनिज्म समझना है कि कुछ रिएक्शन फास्टेस्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, तो उसको समझने के लिए पहले आपको थ्योरी ऑफ कोलिजन समझनी पड़ेगी। जब बेटा कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं, आपस में मॉलिक्यूल जो है वो टकराते रहते हैं, और जैसे ये आपस में टकराते हैं तो याद रहे इनका जो टकराव होता है, इनकी जो कोलिजन होती है वो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन और एक को कहते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन। नॉन इफेक्टिव कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन दोनों फ़र्क क्या है? इफेक्टिव कोलिजन ऐसी कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो सक्सेसफुली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इफेक्टिव कोलिजन के अंदर रिएक्टेंट जो है सक्सेसफुली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और नॉन इफेक्टिव कोलिजन किसे बोलते हैं? ऐसी कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, मॉलिक्यूल भले टकराते रहें पर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो पाए, उसको कहते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन जो है वो बढ़ रही है, मैंने कहा क्या, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन स्मूथली होगा, रिएक्शन चलता रहेगा, फास्टेस्ट रिएक्शन होगा। और अगर जो है वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन बढ़ रही है तो इसका मतलब रिएक्शन सुस्त होगा, स्लो होगा, नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको एक बायोलॉजिकल एग्जांपल दूं, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है तो जैसे ही आपने खाना खाया फौरन डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। जैसे हम कहते हैं ग्रीन टी पिया करो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये इफेक्टिव कोलिजन को बढ़ाता है और डाइजेशन प्रोसेस जो है जल्दी हो जाता है। तो वो खाना जो आप खा रहे हो वो 1 घंटे में डाइजेस्ट हो गया मिसाल के तौर पर, मगर ये कि अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं है, वो ही खाना 5, 6, 7 घंटे में भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जब भी आपको जो है वो कहते हैं कि जी खाना खाओ, तो कहते हैं कि जी हम सुबह का खाना ही जो है वो पेट में है, यानी कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो हम दूसरा खाना कैसे खाएं? इसका मतलब डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, इसको कहते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो रही है। यानी कि इतने सुस्त एंजाइम काम कर रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो ये बात जहन में होनी चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी, इफेक्टिव कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन फास्ट होगा। अब हम आते हैं इसके एक और टर्म के अंदर जिसको हमने कहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। बेसिकली फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। देखिए बेटा, ये मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो एक ख़ास पॉइंट पे आके रुकेगा। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉइंट। ये क्या कहलाएगी बेटा? ऑप्टिमम पॉइंट कहलाएगी। और इसके बाद प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हुई, और ये जो ऑप्टिमम पॉइंट है इसको हमने कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना जो मिनिमम अमाउंट एनर्जी दरकार है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लास में आ रही है? और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये तमाम एक्टिवेशन एनर्जी का प्रोसेस है, यानी कि मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना। जब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, याद रहे थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं बनेगी। और उससे पहले ये क्या है? एक्टिवेट का प्रोसेस है। जैसे आप अगर पानी को गर्म कर रहे हो तो पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, सही। और इसका मतलब मॉलिक्यूल एक्टिव होते रहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब तक कि आपको प्रोडक्ट ना मिले, याद रही एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हमने एक टर्म और इस्तेमाल किया है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बात जहन में होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी का बढ़ना, जैसे मैं कह रही हूँ ये एक्टिवेशन एनर्जी है और ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये एक्टिवेशन एनर्जी का बढ़ना रिएक्शन का स्लो होना है, और एक्टिवेशन एनर्जी का कम होना ये क्या है? आपका फास्ट रिएक्शन है। तो बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, वो इस प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं। यानी कि अगर कोई रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो बेसिकली उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जो रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा है, हम क्या बोलेंगे? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ एक बंदा है ए और बी, इनको पहुँचना है सी टारगेट तक। मैंने ए को सही ट्रैक बताया,
ये जल्दी पहुंच गया। ये पैदल था, ये बाइक पे था, होना तो ये चाहिए था बाइक वाला जल्दी पहुंच जाए, पर मैंने इसको ट्रैक गलत बताया। जब मैंने गलत बताया तब जाके ये आके पहुंचा। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, तो आप बोलोगे बी की एक्टिवेशन एनर्जी हुई है ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा फासला कवर किया हुआ है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हुई होगी। जबकि इनको मैंने राइट ट्रैक बताया है कि भाई रास्ता जो है यहाँ से कट करोगे तो बिल्कुल सीधा सी तक पहुँचोगे। तो सेम फार अगर आपने राइट ट्रैक बताया तो इसका मतलब क्या होगा, आपने मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, सही डायरेक्शन के अंदर, और इसका डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, इसका मतलब डायरेक्शन ही आपने चेंज कर दिया इसका, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपने बढ़ा दी है। तो ये दो पॉइंट्स अपने दिमाग बिठा दे, एक्टिवेशन एनर्जी का बढ़ना, रिएक्शन का स्लो होना, और एक्टिवेशन एनर्जी का कम होना, रिएक्शन का फास्ट होना। ये मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, अगर आपको नजर आ रहा हो पेज नंबर 237 पर 2NO + O2 ये कह रहे हैं फास्ट रिएक्शन है, और 2CO + O2 ये रिएक्शन जो है स्लो रिएक्शन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये स्लो क्यों है, फास्ट क्यों है, तो यहां पर देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है अगर आपको नजर आ रहा हो, और NO की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन फास्ट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतना ही स्लो होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आई होगी। अब एक और सवाल अगर आपके दिमाग में हो कि सर ये एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है, पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो याद रहे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट का फार्मूला ये है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की मैथमेटिकली ये भी डेफिनेशन बन सकती है ना, डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक एग्जांपल हमारे सिंटेक्स में जो है वो लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी मालूम करनी हो आपको, और अगर मैं आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी दे दूं तो आप किस तरह से मालूम करोगे। पेज नंबर 233 पर ये एग्जांपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। कोई रिएक्शन है ए में से बी की तरफ जा रहा है, और उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो कितनी बेटा 31 किलो जूल पर मोल है, सही, और इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की 12 किलो जूल पर मोल है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे मालूम करोगे, एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी। तो 31 - 12 तो आंसर क्या आएगा 19 किलो जूल पर मोल। बस में आई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मालूम करो, तो मालूम करने का फार्मूला हमारे पास यही है। एक MCQs इसी हिसाब से अगर आ जाए, A B C D 4 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, और मैं आपको इनकी एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा हूँ। इसकी एनर्जी है 15 किलो जूल पर मोल, इसकी 17 किलो जूल पर मोल फॉर एग्जांपल, इसकी जो है वो है चले जी 10 किलो जूल पर मोल, और इसकी जो है 5 किलो जूल पर मोल। पास में आई। विच इज द फास्टेस्ट रिएक्शन अमंग देम, इन तमाम में से फास्टेस्ट रिएक्शन कहाँ होगा, आप बोलोगे जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, याद रहे रिएक्शन उतना ही आपका फास्टेस्ट होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपने नोट कर ली होगी, समझी होगी। नेक्स्ट हमारे टॉपिक जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और फैक्टर पे इंशाल्लाह मेरे 3 लेक्चर्स होंगे। एक जनरल फैक्टर्स अफेक्टिंग पर हम बात करेंगे, दूसरी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सीडो ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, इन पॉइंट्स पे भी हम फोकस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे जो 3 लेक्चर्स होंगे वो इसी बेस पर होंगे। तो अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, अगर कोई सवाल कम समझ में आया हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।